हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम उत्तराखंड से संबंधित दो स्थल हैं या उत्तराखंड के दो स्थल हैं जिनके नामों में परिवर्तन किया गया है, उस विषय को लेकर के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष हैं। देखिए, यहां पर दो नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, जोशीमठ और कोसिया कुटौली। ठीक है, तो इसे कोसिया कुटौली या कोसिया कुटौली के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के नाम जो हैं वो अब बदल दिए गए हैं, इन दोनों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो अब हमें एक तो इस टॉपिक में आज हमें ये जानना है कि आखिर इनके नाम बदल करके अब क्या कर दिए गए हैं, यानी अब इन्हें किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का जोशीमठ निस्संदेह आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ऐसा शायद ही कोई हो जिसने इसके बारे में ना सुना हो। इसके अलावा हम इनके सांस्कृतिक महत्व को जानने का प्रयास करेंगे, ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध हैं इनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे, और लेक्चर के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने का क्या प्रोसीजर है, ऑफिशियल प्रोसीजर जो है वो क्या है, उस प्रोसीजर को भी जानने का प्रयास करेंगे। सेशन के अंत में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न आपको दिया जाएगा। आप उस प्रश्न को सॉल्व करके या फिर उसका उत्तर पता करके कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है ABCD, उस ऑप्शन में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे दीजिएगा। और इसका सही उत्तर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम virad.dube से जुड़िएगा, वहां पर आपको उसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 20 जून से एक नया बैच शुरू होने वाला है जो कि सुबह 8 बजे का होगा। ठीक है, प्रातःकालीन सभा में आपको ये बैच देखने को मिलेगा। आजकल गर्मी का समय है तो सुबह में कोई दिक्कत नहीं है। ये बैच हिंदी में ज्योग्राफी विषय के साथ शुरू हो रहा है, यानी कि भूगोल विषय के साथ शुरू हो रहा है, इंग्लिश में पॉलिटी के साथ और इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ये शुरू हो रहा है। अगर आप हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में आपको ये बैच उपलब्ध हो जाएगा। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको 27,999 में ये बैच मिल जाएगा। इसकी और सुविधाएं जो हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत, और लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे कि जो प्रमुख बड़ी खबर है वो क्या है। देखिए, केंद्र सरकार कह रहे हैं कि केंद्र ने उत्तराखंड सरकार का एक प्रस्ताव है जिसको मान लिया है, और वो प्रस्ताव क्या था कि जो आपका कोसिया कुटौली जो जगह है, कोसिया कुटौली ये जो जगह है ये डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, और इसके अलावा एक आपका जोशीमठ है, जोशीमठ, इन दोनों के नाम में क्या करना था, नाम में परिवर्तन करना था। ठीक है, इन दोनों के नाम में आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, और ये परिवर्तन को फाइनली केंद्र के द्वारा एक्सेप्टेंस मिल गई है। तो अब आपके मन में एक बात जरूर उठ रही होगी कि स्थान है उत्तराखंड के, उत्तराखंड है राज्य, उत्तराखंड क्या है, राज्य है। कह रहा उत्तराखंड सरकार का प्रस्ताव है, तो क्या राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र का अनुमोदन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जगहों का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र ने क्यों स्वीकार किया है। ये अभी स्वीकार किया है तो खबर है, लेकिन क्यों किया, ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। तो इसका उत्तर हम लोग सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते पता कर लेंगे। बाकी आइए खबर में चलेंगे। तो एक जगह पड़ेगी आपको चमोली जिला, तो बेसिकली ये जिले नहीं है, तहसील है, माफ कीजिएगा। कोसिया कुटौली और ये जोशीमठ, ये कुछ तहसील के नाम हमने दिए हुए हैं। तो इसको परिवर्तन करने के क्या तरीके हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चमोली जिले के अंदर आपको जोशीमठ तहसील देखने को मिलेगी, और इस जोशीमठ तहसील को उत्तराखंड सरकार ने रिकमेंड किया है कि इसे ज्योतिर्मठ कर दिया जाए, जिसकी अब अनुमति मिल गई है। तो अब इसका नाम बदल करके ज्योतिर्मठ हो जाएगा। तो पहले तो आपको जो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जोशीमठ, अब किस नाम से जाना जाएगा, तो जोशीमठ अब इसे ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्योतिर्मठ इसका पूर्व नाम है, इसका पुराना नाम है, पुराना नाम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने इलाहाबाद का नाम सुना होगा, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया था। तो प्रयाग उसका पूर्व का नाम है, यानी कि पहले भी हम उसे प्रयाग के नाम से जानते रहे थे। उसी तरीके से इसे ज्योतिर्मठ के नाम से पहले भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे जोशीमठ के नाम से जाना गया, और अब पुनः उसका नाम ज्योतिर्मठ रखने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अब प्रयास सक्सेसफुल है। इसके अलावा नैनीताल में कोसिया कुटौली आपको तहसील देखने को मिलेगी, और इसका नाम बदल करके परगना श्री कैंची धाम रखा जा रहा है। तो नया नाम जो है वो क्या है, परगना श्री कैंची धाम।
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कैंची धाम विजिट भी किया होगा। किसी ने किया है तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैंची धाम को भी विजिट किया हुआ है, और कितने लोग ज्योतिर्मठ गए हैं वो भी बताइएगा। खैर, अब आपके मन में यह भी बात आ रही होगी कि इन नाम को बदलने के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी कि क्यों इनके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। तो नाम को परिवर्तित करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना है। देखिए, कई बार जो नाम है, नाम में बहुत कुछ होता है, नाम काफी है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति, जैसे आप लोग कभी किसी का नाम बिगाड़िए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम बिगाड़िए, तो वो व्यक्ति नाराज हो जाता है। क्यों नाराज हो जाता है? क्योंकि नाम में उसका अस्तित्व छिपा हुआ है। और मैं आप सब लोगों को सलाह दूंगा कि कभी किसी का नाम जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए, कभी भी किसी का नाम जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस नाम से उसकी बहुत आस्थाएं, उसकी अहमियत, उसका व्यक्तित्व, सब कुछ उस नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर किसी का नाम परिवर्तित हो रहा है, इसी तरीके से अगर स्थान का नाम परिवर्तित हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका महत्व, अगर उस नाम को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो उसका महत्व गिर रहा होगा। इसको मैं और स्पष्ट शब्दों में अगर कहना चाहूं तो कई बार ऐसा हुआ कि भारत के कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसी लोकेशंस हैं जिनको औपनिवेशिक शासन में आकर के औपनिवेशिक जो लोग थे उन्होंने सही प्रोनाउंशिएट ना कर पाने के कारण उसका नाम बदला, या बदले हुए नाम से वो जाना गया, और इसी वजह से उसके महत्व में कमी आई। इसलिए जब स्वतंत्र भारत हुआ और जब कभी रिकमेंडेशंस आई और जब कभी जरूरत पड़ी कि उसका नाम पूर्व का फिर से हो जाना चाहिए, तो उसके नाम में परिवर्तन करने की सिफारिश की गई, और बाद में कई जगहों पर नाम परिवर्तित होते रहे। तो एक तो इस तरीके का कारण होता है कि नाम में बड़ा महत्व है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ज्योतिर्मठ की, ज्योतिर्मठ, तो अब देखिए, एक मिनट, ये गलत लिख गया है, ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। तो ज्योतिर्मठ में और जरा जोशीमठ में कंपेयर कीजिए, जोशीमठ में कंपेयर कीजिए। देखिए, मठ तो शब्द ठीक है, लेकिन ज्योतिर शब्द जो है वो जोशी में कन्वर्ट हो गया है, और जोशी शब्द का इसमें कोई अर्थ है ही नहीं, इसके सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा हुआ कोई जोशीमठ में जोशी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जबकि ज्योतिर शब्द का अर्थ है, ज्योतिर शब्द का अर्थ है, तो ज्योतिर शब्द का अर्थ कैसे है? ज्योतिर शब्द ज्योति से बना हुआ है, ज्योति अर्थात प्रकाश, और ये ज्योति ज्ञान की ज्योति है। जबकि जोशीमठ में इसका कोई अर्थ निहितार्थ ही नहीं है। जोशीमठ अपभ्रंश है जोशीमठ, ज्योतिर्मठ का। इसलिए बेहतर है कि अगर हम उसके सांस्कृतिक महत्व को ज्योतिर्मठ, अगर उसके नाम को ज्योतिर्मठ के नाम से ही जाने तो उसका सांस्कृतिक महत्व निस्संदेह बढ़ेगा। जैसे अब जब आवश्यकता हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योतिर्मठ में ज्योति की क्या इंपॉर्टेंस है। आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उन्होंने यहां पर तपस्या करी और जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान के नॉलेज के का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को ही ज्योतिर बोला गया है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे महात्मा बुद्ध में बुद्ध शब्द का अर्थ, हम लोग इंग्लिश में बुद्धा बोल देते हैं, तो हमें बुद्धा नहीं बोलना चाहिए, हमें बुद्ध बोलना चाहिए। हम रामा बोल देते हैं, हमें रामा नहीं बोलना चाहिए, हमें राम बोलना चाहिए। हम कृष्णा बोल देते हैं, हमें कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, हमें कृष्ण बोलना चाहिए। तो ये जो उच्चारण है ये कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल में इनको जो है चेंज किया गया है, या फिर ये अपभ्रंश हो गए हैं, और उन अपभ्रंशों से उसके नाम की जो महत्वता है और उसके पीछे उसके जो लॉजिक्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जैसा कि ये उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक तो हमको यहां पर समझ में आया, एक पॉइंट आपको शायद आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इन जगहों के जो नाम है, जैसा कि मैंने बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। इस लोग जानेंगे कि क्यों ज्योतिर्मठ का नाम ज्योतिर्मठ है, लोग जानेंगे कि ज्योतिर्मठ में ज्योतिर की क्या इंपॉर्टेंस है, और जब ज्योतिर की इंपॉर्टेंस जानेंगे तो आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में जानेंगे, और जब आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में जानेंगे तो उनकी चारों धामों की यात्रा के बारे में जानेंगे, उनकी स्थापना के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो उनके दर्शन के बारे में जानेंगे, दर्शन के बारे में जानेंगे तो दुनिया जानेगी कि अद्वैतवाद क्या है, और तब दुनिया कहेगी अहम ब्रह्मास्मि। तो कितना कनेक्टेड है, कितना डीपली कनेक्टेड है एक छोटा सा नाम। दैट इज वाई इसका नाम बदलने का प्रयास किया गया है। एक और बात है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी इसकी अप्रूवल दी है कि ठीक है, इसका नाम बदला जा सकता है। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर कुछ मैपिंग की जो एजेंसीज होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं जो इनके अप्रूवल्स को मानती हैं। तो छोटा सा पॉइंट है।
रही बात जोशीमठ की और कोसिया कोटोली, ये बहुत ही फेमस जगहें हैं। जोशीमठ आपको मालूम है कि पिछले साल यहाँ पर लैंडस्लाइड्स, हम यूं कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड्स क्या मतलब, वहाँ पर जो पर्वत हैं और पहाड़ियाँ जो हैं उनमें दरारें पड़ी थीं पिछले साल। तब ये चर्चा में आ गया था जब यहाँ पर काफ़ी भयंकर मात्रा में भूस्खलन आया था, तब बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब इस टॉपिक को कई बार उठाया गया था। आपने वहाँ पर ही पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कोसिया कोटौली की बात करें तो कोसिया कोटौली तहसील की जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बाबा श्री नीम करोली कैंची धाम। इस नाम ये धाम का नाम आपने जरूर सुना होगा, यानी कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, ये आध्यात्मिक स्थल है जो कि यहीं कुसिया कोटौली में ही स्थित है। तो आप कुसिया कोटौली को कुसिया कोटौली के नाम से नहीं, आप बोलते हैं कि हम नीम करोली जा रहे हैं, नीम करोली धाम जा रहे हैं, तो प्लेस का नाम ही नीम करोली धाम हो गया। तो इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंटली अगर हम देखें तो इस नाम से चेंज होकर के वो उस आध्यात्मिक केंद्र के नाम से उसकी पहचान ऑटोमेटिक बन गई है। तो जब वो पहचान बन ही गई है तो क्यों ना उसका नाम वो रख दिया जाए, और ये आध्यात्मिक पहचान है। सो दैट इज वाई इस नाम को भी एक्सेप्ट किया गया। देखिए मैंने क्या कहा, इसका नाम रख दिया कि परगना श्री कैंची धाम, जो कि नीम करोली बाबा जो हैं उनके कैंची धाम से ये लिया गया नाम है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि दोनों के नाम क्यों बदले गए और क्या नाम रखे गए। ठीक है, अब हम इन प्लेसेस के बारे में जानेंगे, ज्योतिर्मठ की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, और जो कुसिया कटौली जगह है उसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको और बता देता हूं। देखिए P2I फाउंडेशन बैच जो है, इसकी खास बात यह है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको किताबें दी जाती हैं, आपको किताबें नहीं खरीदनी अलग से। 18 किताबों का इसमें सेट मिलेगा। ठीक है, 18 किताबों का इसमें सेट रहेगा। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही होंगी, और इन क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी स्टडी रिलेटेड चीजें हैं, स्टडी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही होंगी। चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो आपको आंसर राइटिंग की बात हो, चाहे वो नोट्स की बात हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स की बात हो, क्रक्स की बात हो, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप निस्संदेह आप देखेंगे कि इसमें आपको मेंटरशिप जो है, मेंटरशिप वो भी प्रदान की जाएगी, और ये व्यक्तिगत तौर पर भी होगी और सामूहिक तौर पर भी होगी, एज पर रिक्वायरमेंट। व्यक्तिगत तौर पे तो आपको मिलेगी, किसी न किसी एक मेंटर का नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आप उनसे समय समय पर चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम रहेगा, और शेड्यूल्ड प्रोग्राम के अंदर आपका ये पूरे की पूरी स्टडी को कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे कि आप एक निश्चित समय के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो क्या चाहिए और, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। 27,999 में विरद लाइव कोड के साथ आपको ये बैच उपलब्ध है। 20 जून से इसमें सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होने वाली हैं। कोई भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। मेरा टेलीग्राम है virad.dube, या फिर आप मुझे कॉल या मैसेज इत्यादि करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आपकी बात हो सकेगी। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब आइए ज्योतिर्मठ के बारे में जान लेते हैं। ज्योतिर्मठ या ज्योतिर्पीठ, ठीक है, इसके बारे में आइए एक बार समझ लेते हैं। ज्योतिर्मठ को हम लोग ज्योतिर्पीठ के नाम से भी जानते हैं, और ये जो 4 प्रमुख मठ हैं, 4 प्रमुख जो मठ जो धाम है हमारे, जिसमें आप ज्योतिर्मठ है, द्वारकाधीश है, द्वारका मठ है, गोवर्धन मठ है और श्रृंगेरी मठ है ना। तो कौन कौन से 4 मठ हैं आपको मालूम है? ज्योतिर्मठ, द्वारका मठ, श्रृंगेरी मठ, और आपका एक है गोवर्धन मठ। एक मिनट, गोवर्धन मठ। ये आपके 4 मठ हैं, जिसमें से गोवर्धन मठ जो है आपको पुरी में देखने को मिलेगा, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, श्रृंगेरी मठ आपको साउथ में चिकमंगलूर जगह का नाम है, आपको मालूम होगा, कर्नाटक में चिकमंगलूर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक। और सबको मालूम है कि द्वारका मठ जो है ये कहां पर है? ये आपका गुजरात में है।
और मैं ज्योतिर्मठ की बात कर रहा हूं और ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये 4 मठ हैं। तो उन चारों मठों में से एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योतिर्मठ। इन चारों मठों की स्थापना का श्रेय जो है वो जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनका नाम जाता है। और जगत गुरु शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद है, देखिए 8वीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य जी जो हैं उनका जो अद्वैत दर्शन है, इस अद्वैत दर्शन को बढ़ावा दिया जा सके, इसके प्रचार प्रसार की भावना जो है, उस प्रचार प्रसार की भावना से वो इन चारों जगहों पर जाते हैं और उनका जो अद्वैत दर्शन है उसको वो प्रोपगेट करते हैं। जब यहां पर बात हो रही है अद्वैत वेदांत दर्शन की, तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये बेसिकली दर्शन का विषय है, फिलॉसफी का विषय है, और इसमें इनका जो शंकराचार्य जी का जो दर्शन है उस दर्शन को हम लोग कहते हैं अद्वैत दर्शन। अद्वैत का मतलब कि जो दूसरा ना हो, अद्वितीय इसी को बोला जाता है, अद्वितीय, अद्वैत। द्वैत का मतलब है दो, और उसके पहले अ लग गया है, मतलब दो ना होना, यानी एक ही है, अद्वैत। अब शंकराचार्य जी का वेदांत दर्शन जो अद्वैत का है, उसमें बेसिक बात जो बताना चाहते हैं, या बेसिक चीज जो मैं आपको उसमें से समझाना चाहता हूं, जो आपको आसानी से समझ में आएगा, वो ये है, वे कहते हैं कि लोग जो हैं वो जगत को और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं। तो अगर आप अलग अलग मानेंगे तो आपको ये दो तत्व दिखाई देंगे। लेकिन जब मैं बात करता हूं आदिगुरु शंकराचार्य की, तो आदिगुरु शंकराचार्य जी के कथन के अनुसार ये दोनों एक ही चीज हैं, ये अद्वैत हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, जबकि आपको ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जगत जो है वो क्या है, मिथ्या है, ये भ्रम है, मिथ्या है। ब्रह्म जो है ये सत्य है। और वो ये बताना चाहते हैं कि जो जीव है, जगत यानी कि जो जीव है, इस जीव में ही ब्रह्म है। ब्रह्म को लोग बाहर खोजने का प्रयास करते हैं, इसे बाहर नहीं खोजना है, इसे खुद में ही खोजिए, ये आपको खुद में ही मिलेगा। तो जो चीज खुद में है वो दो कैसे हो सकती है, वो तो एक ही होगी। इसलिए दोनों एक ही हैं, जीव और ब्रह्म एक ही है। इसीलिए वो शब्द देते हैं, वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। इस शब्द का प्रयोग वो ब्रह्मसूत्र में करते हैं। ब्रह्मसूत्र जो है उनके द्वारा लिखित एक सूत्र है। ब्रह्मसूत्र में अहम ब्रह्मास्मि का उन्होंने ये प्रयोग किया है, और इसका अर्थ जो आपको समझ में आया अब अद्वैत दर्शन का, वो यही है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो अब जब हम बात करते हैं कि ज्योतिर्मठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा जाएगा, तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में जो उनको समझ विकसित हुई है, वो समझ आपको यहीं से मिलती है। कहते हैं कि इसी स्थान पर उन्होंने एक अमर कल्पवृक्ष नाम का एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करी है, और उस साधना में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को ज्योति के रूप में जाना जाता है, और उसी ज्योति का रिप्रेजेंटेशन इस ज्योतिर्मठ में ज्योतिर शब्द के साथ होता है, ज्योतिर्मठ। ठीक है, तो ज्योतिर का मतलब हो गया एक दिव्य प्रकाश, यानी कि ज्ञान जो उन्हें मिला और जिसका उन्होंने प्रोपगेशन किया, जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया। तो आध्यात्मिक ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण और प्रसार के लिए ये सारे काम किए गए थे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बाकी अब हम अगर ये जानने का प्रयास करें कि यार ज्योतिर्मठ जोशीमठ कैसे बन गया, जोशीमठ कैसे बन गया, तो ये स्थानीय लोगों के अपभ्रंश के कारण, अपभ्रंश, भाषाई जो अपभ्रंश है उसके कारण हुआ है। यानी एक भाषा के तौर पर जब बोलने में हमने चेंजेस लेकर के आए, जैसे घृत जो है वो घी हो गया, जैसे गोधूम गेहूं हो गया, वैसे ही ज्योतिर्मठ जोशीमठ हो गया फॉर द इजी प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस पर्टिकुलर प्लेस के इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए, ये इजी के लिए हो गया। तो भाई ये क्या है, भाषाई आधार पर इसका जो है एक अपभ्रंश हुआ। अब अगर हम इसको ज्योतिर्मठ कर देंगे तो भाषाई आधार पर इसका फिर से रीडेवलपमेंट होगा, और ये कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से बढ़ावा दे सकेगा। दैट इज वाई इसको रीनेम करना आवश्यक समझा गया, स्थानीय लोगों की ऐसी मांग भी थी। कहते हैं औपनिवेशिक शासनकाल जब हुआ, उससे पहले ये अपभ्रंश प्रयोग में आना शुरू हो गया, और ब्रिटिशर्स ने भी जब अपने डॉक्यूमेंटेशंस करने शुरू किए, अपने जब सरकारी रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए, उन्होंने ब्लॉक बनाना शुरू किया, तहसील बनाना शुरू किया, तो वो ब्लॉक और तहसील इत्यादि में जब कहीं पर भी ज्योतिर्मठ का नाम आता था, जो कि जोशीमठ के नाम से उस समय फेमस था, तो वो जोशीमठ ही लिखते चले गए। तो ऑफिशियल नेम भी इसका उसके समय के बाद से
जोशी मठ ही हो गया था, एंड दैट इज वाई इसको ऑफिशियली अब चेंज करना पड़ेगा। यानी पहले भाषाई तौर पर चेंज हुआ, बट वो चेंज नाम डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया, इसलिए वो ऑफिशियल नाम हो गया। अब उसे चेंज करने के लिए पूरे प्रोसीजर को फिर से अपनाना पड़ेगा। अब केवल लोगों के कह देने से ज्योतिर्मठ नहीं चलेगा, इसे डॉक्यूमेंट में भी लिखना पड़ेगा। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई। इसी वजह से वर्तमान समय में कुछ निवासियों ने क्या किया, इसकी मांग करी, और जो वहां के प्रधान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने चमोली में अपने एक कैंपेनिंग के दौरान इस चीज की घोषणा करी कि हम इसका नाम जो है वो बदलेंगे। तो अब इसका नाम जो है बदलने का काम किया जा रहा है। उनका यह कहना था कि इससे तीर्थयात्री आकर्षित होंगे, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और इससे कई सारे आर्थिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में भी सहायता मिलेगी। अब यहां से एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि निस्संदेह इस नाम को बदलने का एक अर्थ है कि सांस्कृतिक जो महत्व है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना, और सांस्कृतिक महत्व के बढ़ावा अगर हम देंगे तो पर्यटन और आर्थिक विकास होगा। लेकिन आप सब लोगों को भी मालूम है कि यह एक प्राकृतिक स्थल है, प्राकृतिक विरासत, मतलब विरासत तो नहीं है, मतलब प्राकृतिक स्थल है जिस पर लोग जाकर के विजिट करना चाहते हैं। थोड़ा पहाड़ी इलाका है, शांति और सुकून वाली जगहें हैं। अगर यहाँ पर पर्यटन की दृष्टिकोण से तीव्र विकास होने शुरू हुए, अगर इन सब चीजों में तीव्र विकास शुरू हुए, और अगर आर्थिक विकास को लेकर के इसमें तीव्र विकास आने शुरू हुए, तो क्या यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या फिर क्या भौगोलिक दृष्टिकोण से ये उचित है? क्या फिर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये उचित रहेगा? आपके इसके ऊपर क्या आपका मत है, क्या आपका विचार है? इसे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़कर, उसमें स्टडी ग्रुप है, ग्रुप में जुड़ करके आपस में इस विषय पे आप डिस्कशन कर सकते हैं जब मैं लिंक भेजूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके इसके एस्पेक्ट्स हमें एक बार बताने का प्रयास कीजिए। अव्वल तो हर जगह इस तरीके की पर्यटन को बढ़ावा देने की बात तो होती ही रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिया कोटौली जगह की। तो कोशिया कोटौली, जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख रहे थे कि भाई ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश हुआ और वो जोशी मठ हो गया, तो इसलिए अब उसका नाम दोबारा से ज्योतिर्मठ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोशिया कोटौली जो है उसका नाम ये परगना श्री कैंची धाम क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि आप में से जितने भी लोग हैं, आप ईमानदारी से बताइए, आपने ज्यादा नाम कौन सा सुना है? कैंची धाम आपने ज्यादा नाम सुना है, यानी कि नीम करौली कैंची धाम ये नाम आपने ज्यादा सुना है, या कोशिया कोटौली नाम आपने सुना है? आप में से कई सारे लोग जो यहाँ गए भी होंगे, शायद उनको भी उस तहसील का नाम ना मालूम हो, वो कैंची धाम के ही नाम से वहां पर पहुंचे हैं। तो क्योंकि ये नाम इतना कम ज्ञात नाम है कि इस नाम के होने की कोई खास इंपॉर्टेंस दिखती नहीं है, और उससे ज्यादा एक आध्यात्मिक केंद्र के नाम पर इस नाम की प्रसिद्धि ऑलरेडी है। और ये कोई ऐसा भी नाम नहीं है कि जो ठीक है उसको, उसके सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा ना देता हो। यहाँ के सांस्कृतिक महत्व ही उस धाम से है, तो उसी धाम के नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा जा रहा है। सो ये है परगना श्री कैंची धाम का नया नाम। मैं आपको बता दूं कि वहां पे बाबा हैं नीम करौली बाबा, या उनको नीब करौरी, ये ओरिजिनल नाम अगर आपको देखने को मिलेगा तो नीब करौरी ये नाम है। अब देखिए, नीब करौरी का नाम भी, जैसे आपने ज्योतिर्मठ का नाम जोशी मठ देखा, वैसे ही नीब करौरी का नाम नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। कितने लोगों को पहली बार पता चला कि नीम करौली बाबा का नाम नीब करौली बाबा है? तो वो भी आप बताइएगा। ठीक है, तो ये वास्तविक नाम बदल करके नीम करौली बाबा हो गया, जो कि कैंची धाम आश्रम में उनका एक आश्रम रहा है। उन्होंने ये आश्रम 1972 में स्टैब्लिश किया था, और तब तक ये वहां पर आध्यात्मिक उपदेश देते रहे। ये एक तरीके से आध्यात्मिक उपदेश केंद्र है, उपदेश केंद्र रहा है। लेकिन कई सारे लोग इन्हें जो है चमत्कारी तौर पर, जो उनके कुछ चमत्कारी कृत्य हैं जिसके लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं हमेशा, हालांकि वो आध्यात्मिक गुरु के तौर पर भी देश विदेश तक में उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 1973 के आसपास आप देखेंगे उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद से ये धाम जो है काफी ज्यादा फेमस है। आज भी उनके अनुयायी जो है निस्संदेह भारत में तो है ही है, नो डाउट, और विदेशों में भी हैं। जैसे कुछ नाम आपको मैं दिखा दूं कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के सह संस्थापक हैं, वो भी इनके फॉलोअर्स में से एक माने जाते हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक पूर्व प्रोफेसर हैं जिनका नाम रिचर्ड अल्फ्रेट हुआ करता था, उन्होंने तो अपना नाम ही बदल करके रामदास कर लिया है, तो वो भी इनके फॉलोअर्स में से एक हैं। और बहुत ही फेमस कीर्तन गायक हैं जिनका नाम है कृष्णदास, वो भी इनके फॉलोअर्स में से एक हैं। और ये सारे तमाम सारे देसी विदेशी बड़े बड़े नाम हैं जो आप इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना फेमस आध्यात्मिक केंद्र है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जिसका नाम अब कुसिया कोटौली से क्या हो जाएगा, कुसिया कोटौली से हो जाएगा आपका कैची धाम। 15 जून को इस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि ये उनके स्थापना दिवस के तौर पर, इस आश्रम के स्थापना दिवस के तौर पर जाना जाता है। अब आइए कोसिया कोटौली के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कोसिया कोटौली जो है कोसी नदी से बनी हुई है। कहते हैं कि कोसी नदी है जो वहां से नैनीताल जिले से होकर के जाती है। कोसी नदी जो वहां के नैनीताल के क्षेत्र से होकर के गुजरती है। कुमायूं क्षेत्र, जो कुमायूं रीजन जो है, उस कुमायूं रीजन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कुमायूं क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा भौगोलिक और आर्थिक महत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां के लोगों का मतलब एक तरीके से वाटर सोर्स के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये नैनीताल जिले में कुमायूं क्षेत्र में ड्रेन होकर के आगे की ओर बढ़ती है। और इस नदी के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता जो है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। उसके किनारे जो आप जगह देखते हैं, धाम के आसपास की भी जो जगह देखते हैं, वो भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलती है इसी नदी की वजह से। स्वाभाविक बात है, स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ का ये जगह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो कुटौली नाम है, इसमें कुटौली कुटिया इत्यादि या गांव इत्यादि शब्द को लेकर के बनाया गया है। कुमायूनी भाषा में इसे गांव या बस्ती के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली कोसी के किनारे बसी हुई, कोसी नदी के किनारे बसी हुई जो अर्थव्यवस्था है, जो गांव है, उसे कोसिया कोटौली का नाम रखा गया था। उस तरह से उसका नाम हुआ करता था। निस्संदेह इसमें भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व आपको देखने को मिलते हैं, परंतु उसका अब जो फेम है वो कोसी नदी या फिर स्थानीय भाषा में दिए गए गांव के नाम कुटौली से ज्यादा उसका नाम अब कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम कैंची धाम रखा जा रहा है। कुमायूनी भाषा में ये बहुत आम बात है कि किसी भी नदी के नाम पर उसकी जो या फिर उसकी किसी भौगोलिक विशेषता के नाम पर वहां की जगहों के नाम रखे जाते हैं। तो ये भी जैसे आपको दिख रहा है कि ये किसी नदी या भौगोलिक जो आयाम है उसके दृष्टिकोण से यहाँ का एक नाम रख दिया गया है। तो ये बहुत आम बात है, आपको कुमायूनी क्षेत्र में आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी जो कि कोसी नदी में आपको देखने को मिली। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि लेक्चर में हमको ये जानना है कि आखिर नाम बदलने के प्रोसीजर क्या हैं। अगर जिले का नाम बदलता है तो उसका ऑफिशियल प्रोसीजर क्या है। आइए एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि यार ये जो कोड है ना, इसको तो कहीं नोट करके रख लो। ये बहुत स्मार्ट नेम है, स्मार्ट कोड है, बट ऑब्वियस दैट इज विरद लाइव, जो कि हमारे नाम यानी मेरे नाम के इनिशियल के साथ है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विरद लाइव, VIRADLIVE, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये मेरे लिए निस्संदेह। 27,999। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे नाम का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं ले पाते हैं, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। कई सारे लोगों को मैं जब लिख करके देखता हूं तो कई सारे लोग विरद की जगह विराट बोल देते हैं, विनोद बोल देते हैं, विराट बोल देते हैं। कई सारे लोग, कुछ लोगों को लगता है कि सर का नाम ही अपभ्रंश है एक्चुअली, कि सर का नाम विराट रहा होगा, गलती से टी की जगह डी लिख गया है, सो वो विरद बोलते हैं, अदरवाइज है तो उनका नाम विराट ही। तो यार मैं बता दूं कि मेरा नाम विरद ही है, मैं हिंदी में विरद लिखता हूं, विरद, ठीक है। तो ये वही नाम है VIRAD, उसके आगे आपको लाइव लगाना है विदाउट एनी स्पेस। इसका इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और आपको ये बैच 27,999 में मिल जाएगा। 20 जून सुबह 8 बजे से बैच शुरू होने वाला है, तो फटाफट से जुड़िए और मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री के साथ इस बैच में देखने को मिलूंगा। आप मेरे साथ यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे होंगे। चलिए अभी जान लेते हैं कि आखिर किसी जिले का या तहसील इत्यादि का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से इसका नाम जो है वो बदला जाता है। सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट जनता की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाई जाती है। तो इसकी अपील करते हैं जनता या फिर जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर उस स्थान के जो जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जिन्हें हम चुन करके सभाओं में भेजते हैं, वो इसकी मांग को उठाते हैं। जब मांग उठेगी, स्वाभाविक सी बात है कि तब एक प्रस्ताव क्रिएट होगा और प्रस्ताव राज्य विधानसभा में जाएगा। राज्य विधानसभा में जाने का मतलब ये हुआ कि राज्य विधानसभा में जाकर के उस पर डिस्कशन होगा और जब वो राज्यसभा से पास कर दिया जाएगा तब वो राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा। यानी इसमें सीधे तौर पर कहा जाए तो एक प्रकार से प्रदेश कैबिनेट जो है, उस प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। और उसके बाद ये सब चीजें अगर विधानसभा से पास करके आप उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं तो फिर अब राज्यपाल के ऊपर ये
निर्धारित होता है कि उसका नाम बदला जाएगा या नहीं। राज्यपाल नाम बदलने की अधिसूचना जो है वो गृह मंत्रालय को देते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का नाम बदलने से केवल उस राज्य तक ही वो चीज सीमित नहीं रह जाएगी। आपको भी मालूम है ये पूरे देश के लिए होगा, है ना। तो वहां पर जहां कहीं भी डॉक्यूमेंटेशंस होने शुरू होंगे तो उन सब जगहों पर वो चेंजेस होंगे। तो ये गृह मंत्रालय को जाता है। गृह मंत्रालय इसे या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर इसे एक्सेप्ट करता है तो ये राज्य सरकार के पास वापस आता है कि भाई आपके इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, यानी अब आप नाम बदलने की प्रक्रिया को आगे शुरू कीजिए। तो नाम बदलने की लोकल प्रक्रिया में फिर क्या होता है कि राज्य सरकार जो है वो एक अधिसूचना जारी करती है, यानी यहां से जो उत्तराखंड सरकार है वो एक अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी कर जो की जाती है, उसी अधिसूचना की एक कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो तमाम मतलब वो जो इनके पास में कॉपी आई है उस नाम की सूचना अपने तमाम सारे अधीन जो विभाग हैं उन विभागों के विभागाध्यक्षों के पास में ये कॉपी भेज देते हैं और फिर शुरू हो जाता है नाम बदलना। सो दिस इज द होल प्रोसीजर कि किस तरीके से किसी भी जगह का, जिले का नाम जो है वो बदला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर शायद पता चल गई होगी। और अब मैं जाते आते एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, नाम बदलेगा तो क्या होगा? उस जगह का नाम बदला जाएगा, वहां के सारे साइन बोर्ड्स जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड वो बदले जाएंगे। जितने भी सारे विभाग हैं उन सारे विभागों में उसका नाम ऑफिशियली अब चेंज किया जाएगा। उससे संबंधित जितनी भी स्टेशनरीज हैं वो सारी दोबारा से चेंज करी जाएंगी, सारी दोबारा बनाई जाएंगी। अगर रेलवे स्टेशन है या फिर और तमाम सारी जो चीजें हैं उन सब के नाम जो है वो बदलने की बात वहां पर आनी शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित चीजें जो अन्य राज्यों में हैं, देश के विभिन्न स्थानों में हैं, उन जगहों पर भी जाएंगी और फिर उनका भी नाम अकॉर्डिंगली जो है वो बदला जाएगा और इसमें भी बहुत सारा खर्चा आएगा। ठीक है। सड़क का नाम बदलता है, रास्ते का, मार्ग का नाम मतलब जिसको कह सकते हैं बदलता है, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदलता है, जो विभाग हैं तमाम सारे उससे रिलेटेड उसका नाम बदल जाता है, स्कूल कॉलेजेस हैं अगर तो उनका नाम बदलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर कोई छोटा मोटा स्टेशन इत्यादि है तो उसका नाम बदलना शुरू हो जाता है। बसेज हैं, परिवहन सेवाएं हैं, लोकल डाक है, इन सब जगहों के नाम बदलने शुरू होते हैं और इन सब जगहों के नाम बदलने के लिए टेंडर्स आते हैं और इन टेंडर्स को कौन उठाता है ये आप समझ जाइए और समझिए और जानिए। तो अब आपके मन में ये बात आती है और मेरे मन में भी बात आती है कि क्या नाम बदलना आवश्यक है? अगर है तो कितना? ऐसा नहीं है कि इन खर्चों को बचाने के लिए हमेशा हमें नाम नहीं बदलना चाहिए और किसी अपभ्रंश नाम को ही लेकर के चलते रहना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन कभी नहीं करूंगा। परंतु कई बार मैंने देखा है कि आनन फानन में गैर जरूरत के तौर पर भी नाम बदले जाते हैं। मेरा अपना अगर एक बात अगर देखा जाए तो इस जब भी कभी भी किसी भी जगह का नाम अगर बदले तो डेफिनेटली इस पे जो सरकारें हैं या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सोच समझ करके इस जगह के नाम को बदलने का निर्णय लेना चाहिए। अब अंत में आपसे एक प्रश्न है कि क्या ज्योतिर्मठ का नाम, जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रखना और कोसिया कोटौली जो जगह है उसका नाम बदल करके परगना श्री कैंची धाम रखना ये उचित है या नहीं? क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई हैं उस तरह से भी आपको देखना ही पड़ेगा। बाकी आपके विवेक के ऊपर है। जाते जाते ये प्रश्न आपके सामने है, भारत में राज्यों के नाम बदलने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों का नाम बदलने की प्रक्रिया या तो संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 4 यह बताता है कि राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद द्वारा पेश किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, ये कोड जो है कॉमन कोड है, इस कॉमन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी स्टडी आईक्यू के प्रोडक्ट में आपको कोई भी चीज लेनी है तो विरद लाइव कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है। ऑफलाइन बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में जाकर के ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं। प्रयागराज का नाम मैंने लेक्चर में भी लिया। वहां पर आप विरद लाइव कोड से ही एडमिशन लीजिएगा और आपको वो कोर्स 74,999 का पड़ जाएगा। अदरवाइज वो कोर्स आपको 1 लाख रुपए से अधिक का पड़ सकता है। तो वहां पर विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई इसे चेंज कराता है तो बोलिएगा नहीं, मुझे यही कोड चाहिए और आप मुझसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। बैच प्रारंभ होगा 5 जुलाई से यहाँ पर। ठीक है, 5 जुलाई से नया बैच इसमें शुरू होने वाला है। तो 5 जुलाई से शुरू होने वाले बैच के लिए आप प्रयागराज में ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं।
बाकी ये मेरा ईमेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम है जिसमें आप virad.dubey के नाम से, या टेलीग्राम में virad.dubey के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।